क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी बात सुनते हुए भी आपको समझ नहीं पाते? क्यों कुछ लोग आपकी सफलता से खुश होने के बजाय अंदर ही अंदर परेशान हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग बार बार वही गलत फैसले लेते हैं जबकि उन्हें पता होता है कि परिणाम गलत होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में लोगों को समझते हैं या सिर्फ उनके व्यवहार का अंदाजा लगाते हैं? हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, हर गुस्से के पीछे कोई छिपी हुई भावना होती है, हर निर्णय के पीछे कोई सोच, डर या इच्छा काम कर रही होती है। इंसान केवल वही नहीं होता जो वो दुनिया को दिखाता है, उसके अंदर कई परतें होती है। कुछ दिखाई देती है, कुछ छिपी रहती है और कुछ ऐसी होती है जिन्हें वो खुद भी नहीं पहचान पाता। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा वे करते हैं, कठिन व्यक्तियों को कैसे समझें, झूठ, डर, अहंकार और असुरक्षा के पीछे छिपे मनोविज्ञान को कैसे पहचानें, रिश्तों में विश्वास कैसे बनाया जाए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को समझकर अपने जीवन को बेहतर दिशा कैसे दी जाए। लेकिन याद रखिए, ये यात्रा दूसरों को नियंत्रित करने के लिए नहीं है, ये यात्रा है अपनी समझ को गहरा करने के लिए। क्योंकि जिस दिन आप मानव स्वभाव को समझना शुरू कर देते हैं, उस दिन आप केवल लोगों को नहीं पढ़ते, आप जीवन को बेहतर तरीके से समझना शुरू कर देते हैं। तो अपने हेडफोन लगाइए, अपने मन को शांत कीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम जानेंगे इंसान के व्यवहार के पीछे छिपे उन नियमों को जिन्हें समझकर आप रिश्तों, निर्णयों और जीवन को एक नई दृष्टि से देख पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग छोटी सी बात पर गुस्सा क्यों हो जाते हैं? कुछ लोग बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? कुछ लोग दूसरों को आसानी से प्रभावित कैसे कर लेते हैं? और कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित कैसे रहते हैं? इंसान का व्यवहार केवल उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी सोच, भावनाओं, अनुभवों और छिपी हुई इच्छाओं से बनता है। हम हर दिन अनेक लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, रिश्ते बनाते हैं और निर्णय लेते हैं, लेकिन अक्सर हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे और दूसरों के व्यवहार के पीछे कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं काम कर रही हैं। कुछ लोग पहली ही मुलाकात में भरोसेमंद क्यों लगते हैं, जबकि कुछ से मिलते ही मन सतर्क हो जाता है? क्यों कभी कभी एक छोटी सी बात रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है? क्यों कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है तो कोई बिना कारण विरोध करने लगता है? हम अक्सर मान लेते हैं कि लोग तर्क से निर्णय लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश निर्णय पहले भावनाओं में जम लेते हैं और बाद में तर्क उनका समर्थन करता है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया देते हैं। मानव व्यवहार को समझना केवल दूसरों को पढ़ने की कला नहीं है, बल्कि स्वयं को पहचानने की यात्रा भी है। जब आप अपने भीतर छिपे भय, इच्छाएं, अहंकार और भावनात्मक पैटर्न को समझना शुरू करते हैं, तब आप दूसरों के व्यवहार को भी अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। इस ऑडियो बुक में हम मानव स्वभाव के ऐसे नियमों की चर्चा करेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी, परिवार, मित्रता, कार्यस्थल और नेतृत्व हर जगह दिखाई देते हैं। यहां आपको किसी को नियंत्रित करना नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि लोगों को समझना, बेहतर संवाद बनाना, अनावश्यक संघर्ष कम करना और अधिक समझदारी से निर्णय लेना सिखाया जाएगा। हर अध्याय में आपको एक विचार, एक वास्तविक जीवन जैसा उदाहरण और कुछ व्यावहारिक अभ्यास मिलेंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी सामाजिक बुद्धिमत्ता और आत्म जागरूकता को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी यात्रा जहां सबसे बड़ा रहस्य किसी और के बारे में नहीं, बल्कि खुद आपके भीतर छिपा है। अध्याय 1। हर इंसान अपने बारे में सबसे बड़ी कहानी गढ़ता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं। एक दिन आपकी टीम में एक छोटी सी गलती हो जाती है। मीटिंग शुरू होती है और मैनेजर पूछता है, ये गलती कैसे हुई? कमरे में बैठे लगभग सभी लोग एक क्षण के लिए शांत हो जाते हैं। फिर कोई कहता है, मुझे पूरी जानकारी नहीं मिली थी। दूसरा कहता है,
समय बहुत कम था। तीसरा कहता है, अगर दूसरे विभाग ने सही डेटा दिया होता तो ऐसा नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि शायद ही कोई व्यक्ति तुरंत कहे, हाँ, ये मेरी गलती थी। ऐसा क्यों होता है? क्या लोग झूठ बोल रहे हैं? अक्सर वे वास्तव में मानते हैं कि वे सही है। हमारा मस्तिष्क अपने बारे में एक ऐसी कहानी बनाता है जिसमें हम खुद को अच्छा, समझदार और सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति मानते हैं। जब कोई घटना इस कहानी से मेल नहीं खाती तो मन उसे समझाने के लिए कारण खोजने लगता है। इसे हम सेल्फ इमेज कह सकते हैं। ये वो मानसिक चित्र है जो हम अपने बारे में बनाए रखते हैं। हम चाहते हैं कि ये चित्र सकारात्मक बना रहे, इसलिए हमारा मन ऐसी जानकारी को आसानी से स्वीकार कर लेता है जो इस चित्र को मजबूत करे और ऐसी बातों का विरोध करता है जो इसे चुनौती दे। यही कारण है कि आलोचना सुनना कठिन लगता है। यदि कोई कहे, तुम समय का सही उपयोग नहीं करते, तो ये केवल एक वाक्य नहीं होता। ये हमारे भीतर बनी उस कहानी को चुनौती देता है जिसमें हम खुद को जिम्मेदार और मेहनती मानते हैं। परिणाम स्वरूप हम तुरंत सफाई देने लगते हैं या सामने वाले की बात को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ये केवल कार्यस्थल पर नहीं होता, घर में भी ऐसा ही होता है। पति पत्नी के बीच छोटी सी बहस अक्सर इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि दोनों अपने अपने दृष्टिकोण को सही मानते हैं। दोनों के पास अपनी कहानी होती है, अपने तर्क होते हैं और अपने अनुभव होते हैं। यदि कोई बाहर से इस स्थिति को देखे तो उसे लगेगा कि दोनों कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी। लेकिन उस क्षण दोनों का मन अपनी अपनी कहानी की रक्षा कर रहा होता है। मानव स्वभाव का पहला महत्वपूर्ण नियम यही है। अधिकांश लोग खुद को कहानी का नायक मानते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की कहानी में खलनायक बनना पसंद नहीं करता। इसलिए जब वो कोई गलत निर्णय भी लेता है तो उसका मन उसके पीछे ऐसे कारण खोज लेता है जिनसे वो खुद को सही महसूस कर सके। इसका अर्थ ये नहीं कि लोग बुरे हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि हमारा मस्तिष्क हमें मानसिक सुरक्षा देने की कोशिश करता है। लेकिन यदि हम केवल अपनी कहानी पर विश्वास करते रहें तो हम सीखना बंद कर देते हैं। विकास वहीं से शुरू होता है जहां हम खुद से पूछते हैं, क्या यह संभव है कि मैं पूरी तरह सही न हूं? यह प्रश्न छोटा है लेकिन जीवन बदल सकता है। जब हम अपनी सोच पर प्रश्न उठाना सीखते हैं तब हम दूसरों को भी बेहतर समझने लगते हैं। हमें महसूस होता है कि सामने वाला भी शायद अपनी कहानी के अनुसार सही महसूस कर रहा है। यहीं से सहानुभूति जन्म लेती है। सहानुभूति का अर्थ किसी की हर बात से सहमत होना नहीं है। इसका अर्थ है यह समझना कि सामने वाला दुनिया को किस नजरिए से देख रहा है। अब एक और उदाहरण देखते हैं। दो मित्र एक ही इंटरव्यू में जाते हैं। दोनों का सिलेक्शन नहीं होता। पहला मित्र कहता है, मुझे अभी और तैयारी करनी होगी। दूसरा कहता है, कंपनी पहले से तय कर चुकी होगी कि किसे रखना है। दोनों की प्रतिक्रिया अलग है। दोनों अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन पहला व्यक्ति अपनी कहानी में सुधार की जगह छोड़ता है, जबकि दूसरा पूरी जिम्मेदारी बाहरी परिस्थितियों पर डाल देता है। यही अंतर भविष्य बदल देता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है वो धीरे धीरे बेहतर होता जाता है। जो हमेशा बाहरी कारण खोजता है उसकी प्रगति रुक सकती है। इस अध्याय का उद्देश्य खुद को दोषी महसूस कराना नहीं है। उद्देश्य केवल इतना है कि जब भी कोई मतभेद हो, कोई आलोचना मिले या कोई फेलियर सामने आए तो एक पल रुककर अपने मन से पूछें, क्या मैं केवल अपनी कहानी बचाने की कोशिश कर रहा हूं या वास्तव में सच को समझना चाहता हूं? यह प्रश्न आपको अधिक शांत, अधिक परिपक्व और अधिक प्रभावशाली बना सकता है। आज पूरे दिन 3 बातों पर ध्यान दें। 1. जब कोई आपकी आलोचना करे तुरंत जवाब देने से पहले 5 सेकंड रुके। 2. किसी बहस में खुद से पूछें, क्या सामने वाले की बात में थोड़ा भी सत्य हो सकता है? 3. रात को 5 मिनट निकालकर लिखें कि आज आपने कौन सी ऐसी बात सीखी जिसने आपकी पहले से बनी धारणा को चुनौती दी। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी कहानी को समय समय पर सुधारता रहता है वही वास्तविक अर्थों में विकसित होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे
कि क्यों हमारी भावनाएं अक्सर हमारी सोच से पहले निर्णय ले लेती हैं और कैसे हम भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझकर अधिक संतुलित जीवन जी सकते हैं। अध्याय 2, भावनाएं पहले निर्णय लेती हैं, तर्क बाद में उनका बचाव करता है। कल्पना कीजिए कि आप सुबह घर से बहुत अच्छे मूड में निकलते हैं। मौसम सुहावना है, मन शांत है और दिन की शुरुआत उत्साह से हुई है। रास्ते में कोई अजनबी मुस्कुराकर आपका अभिवादन करता है, आप भी मुस्कुरा देते हैं। ऑफिस पहुंचते हैं, सहकर्मियों से सहजता से बात करते हैं और दिन सामान्य रूप से आगे बढ़ता है। अब यही दृश्य बदलिए। मान लीजिए कि घर से निकलने से पहले किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी तीखी बहस हो गई। मन में गुस्सा है, निराशा है और भीतर ही भीतर आप उसी घटना को बार बार दोहरा रहे हैं। अब रास्ते में वही अजनबी मुस्कुराता है। इस बार शायद आप उसकी ओर ध्यान ही न दें। कार्यालय में किसी सहकर्मी का सामान्य सा सुझाव भी आपको आलोचना जैसा महसूस हो सकता है। क्या दुनिया बदल गई? नहीं, बदली है केवल आपकी भावनात्मक अवस्था। हम अक्सर सोचते हैं कि हम पहले तर्क करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में कई बार इसका उल्टा होता है। पहले भावना सक्रिय होती है, फिर हमारा मस्तिष्क उसके समर्थन में कारण खोजने लगता है। इसीलिए कभी कभी हम कोई वस्तु केवल इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि वो हमें आकर्षक लगी। बाद में हम उसके फीचर्स, गुणवत्ता और कीमत के तर्क गिनाने लगते हैं। निर्णय का बीज भावना में था, तर्क तो उसके बाद आया। यही बात रिश्तों में भी होती है। यदि किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में पहले से विश्वास है तो उसकी छोटी सी गलती भी हमें क्षमा योग्य लगती है, लेकिन यदि मन में पहले से नाराजगी है तो उसका अच्छा व्यवहार भी हमें बनावटी लग सकता है। इमोशंस हमारी आंखों पर एक अदृश्य चश्मा चढ़ा देती है। हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा उस समय हमारा मन महसूस कर रहा होता है। इमोशंस का उद्देश्य क्या है? भावनाएं हमारी शत्रु नहीं है, वे हमें संकेत देती है। भय हमें सावधान रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध हमें यह बताता है कि हमें किसी बात से चोट पहुंची है या हमें अन्याय महसूस हो रहा है। दुख ये संकेत देता है कि हमने कुछ महत्वपूर्ण खोया है। आनंद हमें उन अनुभवों की ओर ले जाता है जो हमारे लिए अर्थपूर्ण है। समस्या भावनाओं में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम भावनाओं को अंतिम सत्य मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी की बात से अपमान महसूस हुआ तो ये भावना वास्तविक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सामने वाले का उद्देश्य वास्तव में आपका अपमान करना ही था। भावना सत्य हो सकती है, पर उसकी व्याख्या हमेशा सही हो ये आवश्यक नहीं। इमोशनल इंपल्स का जाल। मान लीजिए आपको किसी का संदेश मिलता है, शब्द बहुत छोटे हैं, ठीक है, बस इतना। अब आपका मन कई कहानियां बना सकता है। शायद वह मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद वो अब मुझसे बात नहीं करना चाहता। कुछ ही मिनटों में आपका मन ऐसे निष्कर्ष निकाल सकता है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध न हो। जब बाद में पता चलता है कि सामने वाला केवल व्यस्त था, तब हमें एहसास होता है कि हमारी भावनाओं ने अधूरी जानकारी से पूरी कहानी बना दी थी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें पहचानना है। जब भी कोई तीव्र भावना उठे, खुद से 3 प्रश्न पूछिए। मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूं? यह भावना किस घटना से उत्पन्न हुई? क्या मेरे पास पूरे तथ्य हैं या मैं अनुमान लगा रहा हूं? ये 3 प्रश्न कई गलत निर्णयों से बचा सकते हैं। एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे एक गिलास पानी हाथ में उठाएं। उन्होंने पूछा, इसका वजन कितना होगा? किसी ने कहा 200 ग्राम, किसी ने 300 ग्राम। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, वजन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे कितनी देर तक पकड़े रहते हैं। यदि आप इसे 1 मिनट पकड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, 1 घंटे तक पकड़ेंगे तो हाथ दुखने लगेगा, पूरा दिन पकड़ेंगे तो हाथ सुन्न हो जाएगा। इमोशंस भी ऐसी ही होती है, उन्हें महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन यदि हम उन्हें लंबे समय तक पकड़े रखें तो वे हमारे निर्णय, रिश्तों और स्वास्थ्य तीनों पर बोझ बन जाती है।
आज जब भी कोई ऐसी घटना हो जिससे गुस्सा, दुख या चिंता पैदा हो, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय केवल 1 मिनट का पॉज लें। धीरे धीरे सांस लें। अपनी इमोशन का नाम रखें। मैं अभी क्रोधित हूं या मैं अभी चिंतित हूं। फिर खुद से पूछें, क्या मुझे अभी प्रतिक्रिया देनी चाहिए या कुछ समय बाद? आप पाएंगे कि केवल यह छोटा सा पॉज आपके कई डिसीजंस की गुणवत्ता बदल देता है। मनुष्य केवल सोचने वाला प्राणी नहीं है, वो महसूस करने वाला प्राणी भी है। इमोशंस हमारे निर्णयों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यदि हम उन्हें बिना जांचे अंतिम सत्य मान ले तो वे हमें भ्रमित भी कर सकती है। जिस दिन आप अपनी इमोशंस को पहचानना सीख जाते हैं, उसी दिन आप अपने निर्णयों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि लगभग हर व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसी मूलभूत इच्छाएं होती हैं जो उसके व्यवहार, महत्वाकांक्षा और रिश्तों को गहराई से प्रभावित करती है। इन्हें समझकर आप लोगों के व्यवहार को पहले से कहीं अधिक स्पष्टता से पढ़ सकेंगे। अध्याय 3, हर इंसान की 5 अदृश्य जरूरतें। जरा अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए। कोई लगातार सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियां साझा करता है, कोई हर बातचीत में अपनी सफलता का जिक्र करता है, कोई दूसरों की मदद करके खुश होता है, तो कोई हमेशा चाहता है कि लोग उसकी बात माने। ऊपर से देखने पर ये सब अलग अलग व्यवहार लगते हैं, लेकिन यदि थोड़ा गहराई से देखें तो इनके पीछे कुछ समान मानवीय जरूरतें काम कर रही होती है। हम अक्सर लोगों के शब्द सुनते हैं, लेकिन उनकी जरूरतों को नहीं समझते, जबकि व्यवहार का सबसे बड़ा कारण वही होती है। आज हम ऐसी 5 मूलभूत जरूरतों को समझेंगे जो लगभग हर इंसान के भीतर किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। पहली जरूरत, सम्मान, रिस्पेक्ट। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। सम्मान केवल बड़े पद या अधिक धन से नहीं मिलता। कई बार एक साधारण धन्यवाद, किसी की राय पूछ लेना या उसकी मेहनत की सराहना करना भी सम्मान का अनुभव करा देता है। कई रिश्ते इसलिए टूटते नहीं कि प्रेम समाप्त हो गया, बल्कि इसलिए कि लोगों को लगता है अब मेरी कद्र नहीं रही। जब किसी को लगातार नजरअंदाज किया जाता है तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। वो चिड़चिड़ा हो सकता है, गुस्सा कर सकता है या पूरी तरह चुप हो सकता है। दूसरी जरूरत, अपनापन, बिलोंगिंग। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हम केवल भोजन और सुरक्षा से संतुष्ट नहीं होते। हमें यह भी महसूस होना चाहिए कि हम किसी समूह, परिवार या समुदाय का हिस्सा है। इसी कारण लोग मित्र बनाते हैं, टीमों से जुड़ते हैं और ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जिनके साथ वे खुद को सुरक्षित महसूस करें। जब किसी को लगता है कि वो अकेला पड़ गया है तो उसका आत्मविश्वास भी प्रभावित होने लगता है। तीसरी जरूरत, महत्व, सिग्निफिकेंस। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन मायने रखे। कोई अपने काम से पहचान बनाना चाहता है, कोई अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण बनना चाहता है, कोई समाज में सम्मान चाहता है। यही कारण है कि लोग उपलब्धियां हासिल करने की कोशिश करते हैं, केवल पैसे के लिए नहीं, बल्कि ये महसूस करने के लिए कि उनका अस्तित्व अर्थपूर्ण है। चौथी जरूरत, स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी। यदि किसी को हर समय आदेश दिए जाए तो धीरे धीरे उसका उत्साह कम होने लगता है। मनुष्य को यह महसूस होना चाहिए कि उसके निर्णयों का भी महत्व है। बच्चे बड़े होते ही अपनी पसंद चुनना चाहते हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि उन पर विश्वास किया जाए। रिश्तों में भी अत्यधिक नियंत्रण अक्सर दूरी पैदा कर देता है। पांचवी जरूरत, विकास, ग्रोथ। यदि जीवन में सीखना रुक जाए तो भीतर खालीपन आने लगता है। इसीलिए लोग नई भाषाएं सीखते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, यात्राएं करते हैं और नए कौशल विकसित करते हैं। विकास केवल करियर का नहीं होता, सोच का भी होता है। जो व्यक्ति हर वर्ष कुछ नया सीखता है, उसका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे बढ़ता है। एक कंपनी में 2 कर्मचारी काम करते थे। दोनों का वेतन लगभग समान था। पहला कर्मचारी हमेशा असंतुष्ट रहता था, दूसरा कर्मचारी उत्साह से काम करता था। मैनेजर ने कारण पूछा। पहले ने कहा,
मुझे लगता है कि यहां मेरी कोई कद्र नहीं है। दूसरे ने कहा, यहां लोग मेरे सुझाव सुनते हैं। मुझे लगता है कि मैं टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा हूं। ध्यान दीजिए, समस्या वेतन की नहीं थी, समस्या सम्मान और महत्व की भावना की थी। अगली बार जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करे तो केवल उसके शब्द मत सुनिए, अपने मन में पूछिए, इस समय उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हो रही? क्या उसे सम्मान चाहिए? क्या उसे सुना जाना है? क्या वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है? क्या उसे लगता है कि उसकी उपेक्षा हो रही है? अक्सर उत्तर वही मिलेगा। अब यही प्रश्न अपने लिए भी पूछिए। जब आप दुखी होते हैं तब वास्तव में कौन सी जरूरत अधूरी रह जाती है? क्या आपको सराहना चाहिए? क्या आपको आराम चाहिए? क्या आपको किसी का साथ चाहिए? या शायद आपको अपने जीवन में फिर से उद्देश्य खोजने की आवश्यकता है? आत्म जागरूकता की शुरुआत यहीं से होती है। आज कम से कम 3 लोगों के साथ बातचीत करते समय केवल उनकी बात सुनने की कोशिश कीजिए। सलाह देने की जल्दी मत कीजिए, बीच में मत टोकिए, सिर्फ ध्यान से सुनिए। आप पाएंगे कि कई बार लोगों को समाधान से पहले समझे जाने की आवश्यकता होती है, और जब कोई खुद को समझा हुआ महसूस करता है तो उसके साथ आपका संबंध स्वतः गहरा होने लगता है। हर व्यवहार के पीछे कोई न कोई अदृश्य जरूरत होती है। यदि आप केवल शब्दों को सुनेंगे तो लोग आपको उलझे हुए लगेंगे, लेकिन यदि आप उनकी जरूरतों को समझना सीख जाएंगे तो मानव व्यवहार पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कुछ लोग बिना जोर लगाए भी दूसरों को कैसे प्रभावित कर लेते हैं, और प्रभाव, इन्फ्लुएंस की वास्तविक शक्ति किन सिद्धांतों पर आधारित होती है। अध्याय 4, प्रभाव की अदृश्य शक्ति। लोग आपकी बात क्यों मानते हैं? शक्ति हमेशा ऊंची आवाज में नहीं बोलती। कई बार वो शांत शब्दों, सही समय और गहरी समझ के रूप में सामने आती है। कल्पना कीजिए कि एक ही कंपनी में 2 मैनेजर काम करते हैं। पहला मैनेजर हर समय आदेश देता है, उसकी आवाज ऊंची होती है, वो छोटी सी गलती पर भी नाराज हो जाता है और चाहता है कि लोग बिना सवाल किए उसकी हर बात माने। कर्मचारी उसके सामने तो हाँ कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर जाता है उनका उत्साह खत्म हो जाता है। दूसरा मैनेजर अलग है, वो पहले सुनता है फिर बोलता है, वो सवाल पूछता है, सुझावों का स्वागत करता है और अपनी टीम को ये महसूस कराता है कि उनकी राय मायने रखती है। आश्चर्य की बात यह है कि उसकी टीम अधिक समर्पण से काम करती है। दोनों के पास एक जैसा पद था। फिर अंतर कहाँ था? अंतर था प्रभाव, इन्फ्लुएंस में। अधिकार आपको पद से मिलता है, प्रभाव आपको व्यक्तित्व से मिलता है। अधिकार लोगों को कुछ समय के लिए आपकी बात मानने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन प्रभाव लोगों को स्वेच्छा से आपका साथ देने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए इतिहास में ऐसे कई नेता हुए जिनके पास कोई औपचारिक शक्ति नहीं थी, फिर भी लाखों लोग उनकी बात सुनते थे। दूसरी ओर कुछ लोग बड़े पद पर होकर भी अपने आसपास विश्वास का वातावरण नहीं बना पाते। प्रभाव का पहला नियम, पहले समझिए फिर समझाइए। अधिकांश लोग बातचीत सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए करते हैं। जब कोई अपनी समस्या बता रहा होता है तो हमारा मन पहले से ही सलाह तैयार करने लगता है, लेकिन जो व्यक्ति सचमुच प्रभावशाली होता है वो पहले सामने वाले की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। मान लीजिए आपका मित्र कहता है, मुझे लगता है कि मैं अपने काम में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। यदि आप तुरंत कह दें, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए, तो शायद उसे लगे कि आपने उसकी बात पूरी तरह सुनी ही नहीं। लेकिन यदि आप पूछें, तुम्हें ऐसा कब से महसूस हो रहा है, या तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो बातचीत का स्वर बदल जाता है। जब लोगों को लगता है कि उन्हें समझा गया है, तभी वे आपकी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। दूसरा नियम, भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। विश्वास एक दिन में नहीं बनता, ये छोटे छोटे व्यवहारों से बनता है। समय पर पहुंचना, कहा हुआ वादा निभाना, गलती होने पर स्वीकार करना, दूसरों की अनुपस्थिति में भी उनका सम्मान करना। ये साधारण आदतें धीरे धीरे
आपके व्यक्तित्व की पहचान बन जाती है। जब लोग आपके शब्दों और कर्मों में समानता देखते हैं, तब आपकी बातों का प्रभाव बढ़ जाता है। तीसरा नियम, भावनाएं तर्क से पहले पहुंचती है। मान लीजिए आप किसी बच्चे को पढ़ाई के महत्व पर लंबा भाषण देते हैं। शायद वो कुछ मिनट सुन ले, लेकिन यदि आप उसे किसी ऐसे व्यक्ति की प्रेरक कहानी सुनाएं जिसने शिक्षा के बल पर अपना जीवन बदल दिया, तो वही संदेश उसके मन में अधिक गहराई से उतर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क केवल तथ्यों से नहीं, बल्कि भावनाओं और कहानियों से भी जुड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें लोगों की भावनाओं का गलत उपयोग करना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि यदि संदेश दिल तक पहुंचना है तो उसमें संवेदना भी होनी चाहिए। चौथा नियम, सम्मान कभी मत छीनिए। यदि आप किसी की सार्वजनिक रूप से आलोचना करते हैं, तो वो अपनी गलती से अधिक अपने सम्मान की रक्षा करने लगेगा। इसके विपरीत, यदि आप निजी रूप से शांत ढंग से बात करें और सुधार का अवसर दें, तो उसके बदलने की संभावना बढ़ जाती है। लोग अक्सर सलाह भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें कैसा महसूस कराया गया था, ये लंबे समय तक याद रहता है। एक छोटे शहर में 2 दुकानदार थे। पहला ग्राहक से कहता, अगर लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। दूसरा मुस्कुराकर पूछता, आप किस काम के लिए ये सामान ढूंढ रहे हैं? कुछ महीनों बाद दोनों की दुकानें वही थी, लेकिन ग्राहकों की संख्या अलग थी। दूसरे दुकानदार ने केवल सामान नहीं बेचा था, उसने लोगों को यह महसूस कराया था कि उनकी आवश्यकता महत्वपूर्ण है। यही प्रभाव की शक्ति है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रभाव का मतलब है किसी को अपनी बात मनवा लेना, लेकिन वास्तविक प्रभाव वो है जिसमें दोनों पक्ष सम्मान के साथ बातचीत से आगे बढ़े। यदि आपकी जीत से सामने वाला खुद को छोटा महसूस करे, तो आपने बहस जीती हो सकती है, लेकिन विश्वास हार गए। दूसरों को प्रभावित करने से पहले खुद को प्रभावित करना सीखिए। यदि आप अपने ही वादे नहीं निभाते, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। हर बार जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में छोटा सा कदम उठाते हैं, आपका मन खुद पर विश्वास करना सीखता है, और जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, उसकी उपस्थिति ही प्रभावशाली बनने लगती है। आज किसी एक व्यक्ति से बातचीत करते समय ये नियम अपनाइए। कम बोलिए, अधिक सुनिए, बीच में मत टोकिए, अंत में उसकी बात अपने शब्दों में दोहराइए। अगर मैं सही समझा हूं, तो तुम्हें सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि इतना सुनते ही सामने वाले को महसूस होगा कि उसकी बात सचमुच सुनी गई है। यही प्रभाव की शुरुआत है। प्रभाव ऊंची आवाज, दबाव या नियंत्रण से नहीं बनता, वो बनता है विश्वास से, सम्मान से, ध्यान से सुनने की आदत से, अपने शब्दों और कर्मों की एकरूपता से, और लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराने की क्षमता से। जब आप लोगों को बदलने की कोशिश छोड़कर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तभी वे स्वेच्छा से आपकी बात सुनना शुरू करते हैं। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि लोगों की बॉडी लैंग्वेज और सूक्ष्म संकेतों को कैसे समझें, ताकि शब्दों के पीछे छिपे भावों को अधिक स्पष्टता से पढ़ा जा सके। अध्याय 5, मनुष्य का पहला संवाद शब्दों से नहीं, बल्कि उसके हाव भाव से शुरू होता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी नए व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं। वो मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान नहीं है। वो कहता है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसकी आवाज सपाट है और उसका शरीर दरवाजे की ओर मुड़ा हुआ है। आपको शायद कुछ अजीब महसूस होगा। आप शब्दों से नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे संकेतों से एक निष्कर्ष बना लेंगे जिन्हें आपका मस्तिष्क अनजाने में पढ़ लेता है। यही है अशाब्दिक संवाद, वो भाषा जिसे हम बिना बोले हर दिन बोलते और समझते हैं। शरीर हमेशा सच नहीं बताता, लेकिन संकेत जरूर देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि केवल एक इशारे से किसी का मन पढ़ा जा सकता है। वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। यदि कोई व्यक्ति हाथ बांधकर खड़ा है, तो इसका अर्थ केवल रक्षात्मक होना नहीं है। हो सकता है उसे ठंड लग रही हो, वो आरामदायक मुद्रा में हो, या केवल सोच रहा हो। इसलिए किसी एक संकेत से निष्कर्ष निकालने के बजाय
पूरे व्यवहार को देखना अधिक उपयोगी होता है। आंखें क्या कहती है? जब लोग किसी विषय में रुचि लेते हैं तो वे सामान्यतः अधिक ध्यान से देखते हैं। जब वे असहज होते हैं तो वे बार बार नजरें हटा सकते हैं, कमरे में इधर उधर देखने लगते हैं या किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति अलग होता है। कुछ लोग स्वभाव से ही कम आंख मिलाते हैं, जबकि कुछ लगातार आंखों में देखकर बात करते हैं। इसलिए व्यवहार में अचानक आए बदलाव अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, न कि केवल एक आदत। आवाज भी एक संकेत है। कभी आपने महसूस किया है कि एक ही वाक्य अलग अलग भावनाओं के साथ अलग अर्थ दे सकता है? ठीक है, यदि ये मुस्कुराकर कहा जाए तो इसका अर्थ स्वीकार करना हो सकता है। यदि यही बात धीमी और कठोर आवाज में कही जाए तो उसका अर्थ बिल्कुल अलग महसूस हो सकता है। इसलिए केवल शब्द नहीं, उनकी लय, गति और ठहराव भी सुनिए। हर व्यक्ति का एक निजी दायरा होता है। कुछ लोग बातचीत के दौरान बहुत पास आ जाते हैं, जबकि कुछ थोड़ी दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार पीछे हट रहा है तो संभव है कि उसे अधिक जगह चाहिए। यदि कोई सहजता से पास आकर बात करता है तो ये उसके विश्वास या सांस्कृतिक आदत का संकेत हो सकता है। सम्मानजनक दूरी बनाए रखना भी संवाद का हिस्सा है। कभी कभी आश्चर्य, खुशी या निराशा कुछ ही क्षण के लिए चेहरे पर दिखाई देती है और फिर सामान्य भाव लौट आते हैं। ऐसी प्रतिक्रियाएं हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि किसी बात का भावनात्मक प्रभाव कितना था। लेकिन इन संकेतों को अंतिम सत्य मानना सही नहीं होगा। इनका उपयोग केवल संदर्भ समझने के लिए कीजिए, निर्णय सुनाने के लिए नहीं। एक स्कूल में नई टीचर आई। पहले दिन उन्होंने देखा कि एक स्टूडेंट पूरे समय चुप बैठा है। उन्होंने सोचा कि शायद उसे पढ़ाई में रुचि नहीं है, लेकिन अगले दिन उन्होंने उससे अकेले में बात की। पता चला कि वो नया शहर छोड़कर आया था और अभी किसी से घुल मिल नहीं पाया था। यदि टीचर केवल उसके शांत व्यवहार के आधार पर निर्णय ले लेती तो वे उसकी वास्तविक स्थिति कभी नहीं समझ पाती। उस दिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। व्यवहार संकेत देता है, लेकिन कहानी नहीं बताता। कहानी जानने के लिए संवाद आवश्यक है। अच्छा संवाद केवल कानों से नहीं होता, उसमें आंखें, ध्यान और धैर्य तीनों शामिल होते हैं। जब आप किसी से बात करें तो केवल ये मत सुनिए कि वो क्या कह रहा है, ये भी देखिए क्या वो सहज है, क्या उसकी आवाज सामान्य है, क्या किसी स्पेसिफिक विषय पर उसका व्यवहार बदल जाता है, क्या वो खुलकर बात करना चाहता है या अभी उसे समय चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अधिक संवेदनशील और समझदार श्रोता बना सकते हैं। आज किसी भी बातचीत में 5 मिनट तक केवल अवलोकन कीजिए। बिना निर्णय दिए ध्यान दीजिए। सामने वाला कब मुस्कुराता है, कब उसकी आवाज बदलती है, किन विषयों पर वो अधिक उत्साहित दिखता है, किन विषयों पर वो शांत हो जाता है। फिर खुद से पूछिए, क्या मैं अनुमान लगा रहा हूं या वास्तव में समझने की कोशिश कर रहा हूं। यही प्रश्न आपको बेहतर संवादकर्ता बनाएगा। मनुष्य केवल शब्दों से नहीं बोलता, उसकी आवाज, चेहरे के भाव, बैठने का तरीका, ध्यान, दूरी और प्रतिक्रिया, ये सभी उसके अनुभव का हिस्सा है। लेकिन सच्ची समझ तभी आती है जब हम संकेतों का सम्मान करें, जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें और खुले मन से संवाद करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कठिन व्यक्तित्वों और चुनौतीपूर्ण व्यवहार वाले लोगों के साथ शांत, सम्मानजनक और प्रभावी तरीके से कैसे व्यवहार किया जाए, ताकि हम संघर्ष बढ़ाने के बजाय समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकें। अध्याय 6, कठिन लोगों से कैसे निपटे। अपने मन की शांति बचाने की सबसे महत्वपूर्ण कला। जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयां अक्सर परिस्थितियों से नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार से होती है। हर किसी के जीवन में ऐसे लोग आते हैं जिनके साथ बातचीत करने के बाद मन भारी हो जाता है। कुछ लोग हर समय खुद को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, कुछ हर बात में नकारात्मकता फैलाते हैं, कुछ छोटी सी बात पर गुस्से से भर जाते हैं और कुछ हर समस्या के लिए दुनिया को दोष देते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है कि ऐसे लोग क्यों हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है
कि आप उनके साथ अपना संतुलन कैसे बनाए रखें। इस अध्याय का उद्देश्य किसी को लेबल देना नहीं है। हर व्यक्ति जटिल होता है और किसी का व्यवहार कई कारणों से प्रभावित हो सकता है। इसलिए इन विचारों का उपयोग दूसरों को जज करने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर संवाद और स्वस्थ सीमाएं बनाने के लिए कीजिए। पहला व्यक्तित्व, हर समय खुद को केंद्र में रखने वाले लोग। कुछ लोग हर बातचीत को अपने बारे में मोड़ देते हैं। यदि आप अपनी उपलब्धि बताएंगे तो वे उससे बड़ी उपलब्धि की कहानी सुनाएंगे। यदि आप अपनी समस्या बताएंगे तो वे बताएंगे कि उनकी समस्या उससे भी बड़ी है। ऐसे लोगों को अक्सर प्रशंसा की तीव्र आवश्यकता होती है। वे आलोचना को व्यक्तिगत हमला समझ सकते हैं और अपनी इमेज बचाने की कोशिश करते हैं। उनसे लगातार मान्यता पाने की उम्मीद न रखें। उनकी हर बात का विरोध करने के बजाय शांत और स्पष्ट रहें। जहां आवश्यक हो, अपनी सीमाएं तय करें। यदि वे आपकी उपलब्धियों को कम आंकें, तो हर बार खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार सबसे प्रभावी उत्तर होता है शांत रहकर अपना काम करते रहना। दूसरा व्यक्तित्व, लगातार नकारात्मकता फैलाने वाले लोग। कुछ लोगों को हर परिस्थिति में केवल समस्या दिखाई देती है। यदि कोई नया अवसर मिले तो वे पहले उसके जोखिम गिनाएंगे। यदि कोई अच्छी खबर हो तो वे कहेंगे कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। धीरे धीरे उनकी सोच आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालने लगती है। उनकी हर नकारात्मक बात को अपने मन का सत्य मत बनने दीजिए। यदि बातचीत लगातार थका रही हो तो विषय बदल दीजिए। जहां संभव हो, समाधान केंद्रित प्रश्न पूछिए। अब हम क्या कर सकते हैं? यह प्रश्न शिकायत से समाधान की ओर ले जाता है। तीसरा व्यक्तित्व, जल्दी गुस्सा होने वाले लोग। गुस्सा हमेशा शक्ति का संकेत नहीं होता। कई बार ये भीतर की निराशा, असुरक्षा या लंबे समय से जमा तनाव का परिणाम होता है। जब कोई व्यक्ति क्रोधित हो तो उसका उद्देश्य अक्सर समस्या सुलझाना नहीं, बल्कि अपनी भावना व्यक्त करना होता है। ऐसे समय क्या करें? उसके गुस्से की बराबरी गुस्से से मत कीजिए। धीमी और स्पष्ट आवाज में बात कीजिए। यदि स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो जाए तो कहिए, हम इस विषय पर थोड़ी देर बाद शांत मन से बात करेंगे। हर बहस उसी क्षण जीतना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी सही समय चुनना ही सबसे बुद्धिमानी होती है। चौथा व्यक्तित्व, हमेशा खुद को पीड़ित मानने वाले लोग। कुछ लोग हर कठिनाई का कारण केवल बाहरी परिस्थितियों को मानते हैं। उनके अनुसार समस्या हमेशा किसी और की होती है, गलती हमेशा किसी और की होती है और परिवर्तन की जिम्मेदारी भी किसी और की होती है। ऐसी सोच व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक सकती है, क्योंकि वो अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। सहानुभूति रखिए, लेकिन हर समस्या का बोझ अपने ऊपर मत लीजिए। उन्हें दोष देने के बजाय छोटे छोटे कदमों पर ध्यान दिलाइए। पूछिए, इस स्थिति में तुम्हारे नियंत्रण में क्या है? यह प्रश्न सोच की दिशा बदल सकता है। अपनी सीमाएं तय करना सीखिए। दया और सहनशीलता महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार आपका सम्मान न करे, आपकी ऊर्जा समाप्त कर दे या हर मुलाकात के बाद आपको मानसिक रूप से थका दे, तो सीमाएं बनाना भी उतना ही आवश्यक है। सीमा का अर्थ दूरी बनाना नहीं। सीमा का अर्थ है, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन अपने मानसिक संतुलन का भी सम्मान करूंगा। एक संत नदी किनारे बैठे थे। एक व्यक्ति आया और बिना कारण उन्हें अपमानित करने लगा। संत शांत रहे। कुछ देर बाद वो व्यक्ति थक गया और चला गया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? संत मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोला, देने वाले के पास। संत ने कहा, वैसे ही हर अपमान स्वीकार करना आवश्यक नहीं होता। कठिन लोगों से व्यवहार के 5 नियम। 1. हर व्यवहार को व्यक्तिगत हमला मत मानिए। 2. प्रतिक्रिया देने से पहले परिस्थिति को समझिए। 3. स्पष्ट और सम्मानजनक सीमाएं बनाइए। 4. जहां संभव हो समाधान पर बात कीजिए, व्यक्ति पर नहीं। 5.
अपनी मानसिक शांति को किसी भी बहस से अधिक मूल्यवान मानिए। आज किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके साथ बातचीत आपको कठिन लगती है। कागज पर 3 बातें लिखिए। उसका कौन सा व्यवहार आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? उस समय आपकी सामान्य प्रतिक्रिया क्या होती है? अगली बार आप कौन सी नई प्रतिक्रिया चुनेंगे? याद रखिए, हम हमेशा दूसरों का व्यवहार नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया अवश्य बदल सकते हैं। और कई बार यही परिवर्तन पूरे रिश्ते की दिशा बदल देता है। कठिन लोग हर जीवन का हिस्सा है। कुछ लोगों को लगातार प्रशंसा चाहिए होती है, कुछ नकारात्मकता में फंसे रहते हैं, कुछ गुस्से के माध्यम से संवाद करते हैं, कुछ खुद को हमेशा परिस्थितियों का शिकार मानते हैं। मैच्योरिटी का अर्थ हर व्यक्ति को बदल देना नहीं है। मैच्योरिटी का अर्थ है उन्हें समझना, स्वस्थ सीमाएं बनाना और अपनी शांति को सुरक्षित रखते हुए सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखना। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक कारण उन्हें सच छिपाने के लिए प्रेरित करते हैं, और हम विश्वास पर आधारित रिश्ते कैसे बना सकते हैं। अध्याय 7, लोग झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ केवल शब्दों का खेल नहीं है। कई बार ये इंसान के डर, असुरक्षा और इच्छाओं का आईना होता है। कल्पना कीजिए कि एक कर्मचारी से उसके काम की रिपोर्ट के बारे में पूछा जाता है। वास्तविकता यह है कि काम समय पर पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो कहता है लगभग पूरा हो गया है, बस थोड़ी सी अंतिम जांच बाकी है। ये एक छोटा सा झूठ है। अब एक दूसरा उदाहरण देखिए। एक व्यक्ति अपने बारे में ऐसी कहानियां बताता है जो वास्तविकता से अधिक शानदार है। वो अपनी कमियों को छिपाता है और अपनी उपलब्धियों को बढ़ाकर दिखाता है। एक तीसरा व्यक्ति किसी गलती को स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि लोग उसके बारे में गलत सोचेंगे। तीनों स्थितियों में एक समान बात है। इंसान केवल सच छिपाने के लिए झूठ नहीं बोलता, बल्कि कई बार किसी भावना से बचने के लिए झूठ बोलता है। 1. डर, झूठ का सबसे पुराना कारण। डर इंसान को ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है जिन्हें वो सामान्य स्थिति में नहीं लेता। एक बच्चा गलती छिपाता है क्योंकि उसे डांट का डर होता है। एक कर्मचारी गलती छिपाता है क्योंकि उसे नौकरी या सम्मान खोने का डर होता है। एक व्यक्ति अपनी भावनाएं छिपाता है क्योंकि उसे अस्वीकार किए जाने का डर होता है। कई बार झूठ के पीछे बुरी नीयत नहीं, बल्कि डर छिपा होता है। लेकिन समस्या यह है कि डर से बोला गया छोटा झूठ अक्सर आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकता है। एक झूठ को बचाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, फिर धीरे धीरे व्यक्ति वास्तविकता से दूर जाने लगता है। 2. अपनी छवि बचाने की इच्छा। हर इंसान चाहता है कि दूसरे लोग उसे एक अच्छे रूप में देखें। हम चाहते हैं कि लोग हमें सफल समझें, बुद्धिमान समझें, मजबूत समझें, भरोसेमंद समझें। यही इच्छा कई बार हमें अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए प्रेरित करती है। सोशल मीडिया इसका एक बड़ा उदाहरण है। लोग अक्सर अपने जीवन के सबसे अच्छे क्षण दिखाते हैं, लेकिन संघर्ष, असफलता और परेशानियां छिपा लेते हैं। ये हमेशा झूठ नहीं होता, लेकिन ये एक अधूरी तस्वीर जरूर हो सकती है। समस्या तब शुरू होती है जब व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान से इतना दूर चला जाता है कि उसे खुद से भी सच्चाई छिपानी पड़ने लगती है। 3. लालच और व्यक्तिगत लाभ। कुछ झूठ किसी लाभ को पाने के लिए बोले जाते हैं, जैसे अधिक पैसा कमाने के लिए गलत जानकारी देना, अपनी क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर बताना, किसी अवसर को पाने के लिए वास्तविकता छिपाना। यहां उद्देश्य केवल डर से बचना नहीं होता, बल्कि कुछ हासिल करना होता है। ऐसे झूठ अक्सर विश्वास को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनमें दूसरे व्यक्ति के हित की तुलना में अपना लाभ अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाने में समय लगता है। 4. जीवित रहने की मानसिकता। मानव इतिहास में कई बार लोगों को कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने पड़े हैं। युद्ध, संकट या असुरक्षित परिस्थितियों में लोग कभी कभी जानकारी छिपाकर या अपनी पहचान बदलकर खुद को बचाने की कोशिश करते रहे हैं। आज के सामान्य जीवन में भी कुछ लोग लगातार
ऐसी मानसिकता में जीते हैं जहां उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी तो वे कमजोर पड़ जाएंगे। ये सोच अक्सर पुराने अनुभवों, असुरक्षा या कठिन परिस्थितियों से बन सकती है, लेकिन स्वस्थ जीवन के लिए ये समझना आवश्यक है कि हर परिस्थिति संघर्ष नहीं होती। हर व्यक्ति आपका विरोधी नहीं होता। कभी कभी भरोसा करना भी एक शक्ति होती है। किसी व्यक्ति के झूठ को पहचानना हमेशा आसान नहीं होता। कोई एक संकेत ये साबित नहीं करता कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है। बार बार कहानी बदलना, अनावश्यक सफाई देना या तथ्यों से बचना कुछ संकेत हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा संदर्भ के साथ समझना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम केवल दूसरों को पकड़ने पर ध्यान न दें, बल्कि अपने संवाद को भी ईमानदार बनाएं। ईमानदार होना केवल सच बोलना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपनी सीमाओं को समझना, दूसरों के विश्वास का सम्मान करना और अपने शब्दों और कार्यों में समानता रखना। एक व्यक्ति जो अपनी कमियों को स्वीकार कर सकता है, वो वास्तव में अधिक मजबूत होता है, क्योंकि उसे हर समय एक नकली छवि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती। एक व्यापारी अपने बेटे को हमेशा कहता था, व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण चीज पैसा नहीं, विश्वास है। एक दिन बेटे से एक बड़ी गलती हो गई। वो डर गया और गलती छिपाने लगा। पिता ने पूछा, तुमने गलती से अधिक डर को क्यों चुना? बेटे ने कहा, मुझे लगा आप नाराज होंगे। पिता ने जवाब दिया, गलती विश्वास को कम नहीं करती, लेकिन गलती छिपाना विश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है। उस दिन बेटे ने सीखा कि सच्चाई कभी कभी कठिन हो सकती है, लेकिन लंबे समय में वही संबंधों को मजबूत बनाती है। आज खुद से 3 प्रश्न पूछिए। 1. क्या मैं कभी डर के कारण अपनी बात छिपाता हूं? 2. क्या मैं लोगों के सामने अपनी छवि बचाने के लिए कुछ बढ़ा चढ़ाकर दिखाता हूं? 3. क्या मैं दूसरों से वही ईमानदारी अपेक्षा करता हूं जो मैं खुद दिखाता हूं? इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने व्यवहार को बेहतर समझने में मदद करेंगे। लोग कई कारणों से झूठ बोलते हैं, कभी डर के कारण, कभी अपनी छवि बचाने के लिए, कभी लाभ पाने के लिए और कभी खुद को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन लंबे समय में सबसे मजबूत संबंध उन्हीं लोगों के साथ बनते हैं जहां विश्वास और सच्चाई की जगह होती है। सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन वो मन को स्वतंत्र बनाती है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि लोगों को प्रभावित करने की कला कैसे काम करती है और कैसे विश्वास, संवाद और समझ के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव बनाया जा सकता है। अध्याय 8, इन्फ्लुएंस की असली कला। वास्तविक प्रभाव वो नहीं है जहां लोग डर के कारण आपकी बात माने, बल्कि वो है जहां लोग विश्वास के कारण आपके साथ चलना चाहें। हर दिन हम किसी न किसी रूप में दूसरों को प्रभावित करते हैं। एक माता पिता अपने बच्चे को अच्छी आदतों के लिए प्रेरित करते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा जगाता है। एक नेता अपनी टीम को एक लक्ष्य के लिए एकजुट करता है। एक मित्र अपनी बातों से किसी का हौसला बढ़ाता है। प्रभाव, इन्फ्लुएंस हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन प्रभाव और नियंत्रण में बहुत बड़ा अंतर है। नियंत्रण में व्यक्ति दूसरे को मजबूर करना चाहता है। प्रभाव में व्यक्ति दूसरे को समझकर, सम्मान देकर और सही दिशा दिखाकर प्रेरित करता है। 1. परसुएजन, मनाने की कला। मनाने की कला का अर्थ केवल अपनी बात सही साबित करना नहीं है। वास्तविक परसुएजन का अर्थ है दूसरे व्यक्ति की सोच, आवश्यकता और दृष्टिकोण को समझते हुए संवाद करना। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को कोई नया विचार समझाना चाहते हैं। यदि आप शुरुआत ही इस तरह करें, तुम गलत सोच रहे हो, तो सामने वाला तुरंत रक्षात्मक हो जाएगा। लेकिन यदि आप कहें, मैं समझ सकता हूं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, क्या हम इस पहलू को भी देख सकते हैं, तो बातचीत का रास्ता खुल जाता है। लोग अक्सर विचारों का विरोध नहीं करते, वे उस तरीके का विरोध करते हैं जिसमें विचार प्रस्तुत किया जाता है। 2. सुनना, प्रभाव की पहली सीढ़ी।
अधिकांश लोग बातचीत में सुनने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। सच्चा सुनना एक दुर्लभ गुण है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसे एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, तुम्हारी बात मेरे लिए मायने रखती है। यही भावना विश्वास पैदा करती है। अच्छा श्रोता बनने के लिए बीच में बाधा न डालें, तुरंत निर्णय न दें, सामने वाले के शब्दों के पीछे की भावना समझें, स्पष्ट करने वाले प्रश्न पूछें। कई बार लोगों को समाधान से पहले समझे जाने की आवश्यकता होती है। 3. ट्रस्ट बिल्डिंग, विश्वास बनाना। प्रभाव की सबसे मजबूत नींव विश्वास है। बिना विश्वास के अच्छे शब्द भी कमजोर लगते हैं। विश्वास कैसे बनता है? अपने शब्दों को कर्मों से जोड़कर विश्वास बनता है। यदि आप कहते हैं कि आप कुछ करेंगे तो उसे पूरा करने की कोशिश करें। लोग पूर्ण व्यक्ति पर नहीं बल्कि सच्चे व्यक्ति पर अधिक भरोसा करते हैं। गलती स्वीकार करने वाला व्यक्ति अक्सर अधिक विश्वसनीय लगता है। जिस व्यक्ति को आप महत्व देते हैं वो आपकी बातों को अधिक खुले मन से सुनता है। 4. टाइमिंग, सही समय का महत्व। एक सही बात गलत समय पर कही जाए तो उसका प्रभाव कम हो सकता है। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति बहुत तनाव में है और उसी समय आप उसे लंबी सलाह देना शुरू कर देते हैं। शायद वो आपकी बात सुनने की स्थिति में नहीं होगा। कभी कभी सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है सही समय का इंतजार करना। प्रभावशाली लोग केवल ये नहीं जानते कि क्या कहना है, वे ये भी जानते हैं कि कब कहना है। 5. भावनाओं को समझना। लोग केवल तर्क से निर्णय नहीं लेते, उनके निर्णयों में अनुभव, भावनाएं और व्यक्तिगत मूल्य भी शामिल होते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं तो पहले समझिए उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, उसकी चिंता क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसे किस बात से प्रेरणा मिलती है। जब आपका संदेश उसकी वास्तविक आवश्यकता से जुड़ जाता है तो प्रभाव बढ़ जाता है। एक कंपनी में 2 कर्मचारी थे। पहला कर्मचारी हमेशा अपनी बात साबित करने की कोशिश करता था। बैठक में वह दूसरों की बात काट देता और कहता, मेरा तरीका ही बेहतर है। दूसरा कर्मचारी अलग था। वो पहले सभी के विचार सुनता था, फिर अपनी राय देता था। कुछ समय बाद जब टीम को किसी महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता हुई तो लोगों ने दूसरे कर्मचारी की बात पर अधिक भरोसा किया। कारण उसकी जानकारी नहीं थी, कारण था उसका व्यवहार। उसने लोगों को महसूस कराया था कि वे महत्वपूर्ण हैं। प्रभाव डालने के 5 सरल नियम। पहला नियम, पहले समझिए फिर समझाइए। लोग उस व्यक्ति की बात अधिक सुनते हैं जो उन्हें समझता है। दूसरा नियम, सम्मान दीजिए। सम्मान प्रभाव का द्वार खोलता है। तीसरा नियम, विश्वास बनाइए। विश्वास के बिना प्रभाव लंबे समय तक नहीं टिकता। चौथा नियम, सही समय चुनिए। सही संदेश का सही समय होना आवश्यक है। 5वां नियम, अपने व्यवहार से उदाहरण बनिए। लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपके कार्यों को याद रखते हैं। आज किसी एक बातचीत में यह प्रयोग कीजिए। पहले 5 मिनट केवल सुनिए, सामने वाले की बात को समझने की कोशिश कीजिए, फिर अपनी बात रखिए। आप महसूस करेंगे कि बातचीत का परिणाम पहले से अलग हो सकता है। प्रभाव किसी चाल या तकनीक का नाम नहीं है, ये लोगों को समझने की क्षमता है। जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है, विश्वास बनाता है, सही समय चुनता है और सम्मान के साथ संवाद करता है, उसकी बातों में स्वाभाविक प्रभाव आने लगता है। सच्चा प्रभाव दूसरों को छोटा करके नहीं बल्कि उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराकर बनाया जाता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि सोशल इंटेलिजेंस क्या है और कैसे हम लोगों, परिस्थितियों और अपने आसपास के संकेतों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अध्याय 9, सोशल इंटेलिजेंस, लोगों को समझने और बेहतर संबंध बनाने की कला। बुद्धिमान व्यक्ति केवल ये नहीं जानता कि क्या कहना है बल्कि ये भी समझता है कि किस व्यक्ति से, किस समय और किस तरीके से कहना है। हम अक्सर सफलता को केवल ज्ञान, मेहनत या प्रतिभा से जोड़ते हैं, लेकिन जीवन में एक और क्षमता है जो उतनी ही महत्वपूर्ण है, लोगों को समझने की क्षमता। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली होता है
लेकिन उसके रिश्ते कमजोर होते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सामान्य क्षमता के होते हुए भी लोगों के साथ इतना अच्छा जुड़ाव बना लेते हैं कि हर जगह उन्हें सहयोग और सम्मान मिलता है। इस अंतर का कारण है सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस का अर्थ है दूसरों की भावनाओं, सोच, व्यवहार और परिस्थितियों को समझने की क्षमता। ये केवल बात करने की कला नहीं है, ये जानना है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, वो किस दृष्टिकोण से सोच रहा है, इस समय उसे क्या आवश्यकता है, बातचीत को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। एक सोशली इंटेलिजेंट व्यक्ति केवल शब्द नहीं सुनता, वो उनके पीछे की भावना को भी समझने की कोशिश करता है। अधिकांश लोग बातचीत के दौरान केवल बोलने पर ध्यान देते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति पहले देखता है, वो ध्यान देता है व्यक्ति किस विषय पर उत्साहित होता है, किस बात पर असहज हो जाता है, उसकी बातचीत की शैली कैसी है, वो निर्णय कैसे लेता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अवलोकन का अर्थ लोगों का न्याय करना नहीं है। अवलोकन का अर्थ है मैं इस व्यक्ति को बेहतर समझना चाहता हूं। एम्पैथी, दूसरे के स्थान पर खुद को रखना, किसी की स्थिति को उसके दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कोई कर्मचारी लगातार देर से आ रहा है। पहला विचार हो सकता है यह व्यक्ति लापरवाह है, लेकिन एक संवेदनशील व्यक्ति पूछ सकता है क्या इसके पीछे कोई ऐसी परिस्थिति है जिसे मैं नहीं जानता। हो सकता है वो किसी व्यक्तिगत समस्या से गुजर रहा हो। इसका अर्थ ये नहीं कि हर व्यवहार को सही ठहराया जाए। इसका अर्थ है कि निर्णय लेने से पहले पूरी तस्वीर समझने की कोशिश की जाए। हर व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है। एक बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है हम मान लेते हैं कि दूसरे लोग भी उसी तरह सोचते हैं जैसे हम सोचते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अनुभव, शिक्षा, परिवार और जीवन परिस्थितियां अलग होती है। एक व्यक्ति के लिए जोखिम लेना रोमांच हो सकता है, दूसरे के लिए वही जोखिम डर पैदा कर सकता है। एक व्यक्ति सीधे शब्द पसंद कर सकता है, दूसरा व्यक्ति अधिक संवेदनशील संवाद पसंद कर सकता है। सोशल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि एक ही तरीका हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता। कभी कभी समस्या हमारे शब्दों में नहीं होती, बल्कि हमारे तरीके में होती है। एक ही बात दो तरीके से कही जा सकती है, तुमने ये गलत किया, या क्या हम इसे थोड़ा अलग तरीके से करने की कोशिश कर सकते हैं। दोनों वाक्यों का उद्देश्य समान हो सकता है, लेकिन प्रभाव अलग होगा। शब्दों के साथ भावनाएं भी यात्रा करती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे देखा जाए, सुना जाए और सम्मान दिया जाए। जब आप किसी व्यक्ति की बात ध्यान से सुनते हैं, उसका नाम याद रखते हैं, उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो आप एक मजबूत संबंध की नींव रखते हैं। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन वे ये याद रखते हैं कि आपके साथ रहते हुए उन्हें कैसा महसूस हुआ था। एक युवा व्यक्ति हमेशा शिकायत करता था, लोग मुझे पसंद नहीं करते। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम लोगों से मिलने पर सबसे पहले क्या करते हो? उसने कहा, मैं उन्हें बताता हूं कि मैं क्या जानता हूं, क्या कर सकता हूं और मैंने क्या हासिल किया है। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अगली बार अपनी कहानी बताने से पहले उनकी कहानी सुनना। कुछ महीनों बाद उस युवा ने महसूस किया कि लोग उससे अधिक जुड़ने लगे हैं। कारण यह नहीं था कि वो बदल गया था, कारण यह था कि उसने दूसरों को जगह देना सीख लिया था। सोशल इंटेलिजेंस बढ़ाने के 5 अभ्यास। 1. अधिक सुने। हर बातचीत में अपनी बात साबित करने की कोशिश न करें। 2. प्रश्न पूछें। लोगों की सोच और अनुभव जानने की कोशिश करें। 3. प्रतिक्रिया नियंत्रित करें। हर बात का तुरंत जवाब देना आवश्यक नहीं होता। 4. भावनाएं पहचानें। अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझें। 5. निर्णय कम करें, समझने की कोशिश अधिक करें। आज किसी एक बातचीत में केवल एक लक्ष्य रखें, सामने वाले व्यक्ति को वास्तव में समझना। उससे ऐसे प्रश्न पूछें, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? इस अनुभव से आपने क्या सीखा?
आप पाएंगे कि हर व्यक्ति के भीतर एक कहानी छिपी होती है। सोशल इंटेलिजेंस कोई जन्मजात जादुई क्षमता नहीं है। ये एक कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। जब आप लोगों को समझना सीखते हैं तो आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, आपका संवाद प्रभावशाली होता है और जीवन में सहयोग बढ़ता है। सबसे बड़ी सामाजिक बुद्धिमत्ता यही है, दूसरों को बदलने से पहले उन्हें समझने की कोशिश करना। अगले अध्याय में हम जानेंगे प्रेम, मित्रता और परिवार में बेहतर समझ कैसे विकसित करें। अध्याय 10, रिश्तों के छिपे हुए नियम। रिश्ते केवल साथ रहने से नहीं बनते, वे एक दूसरे को समझने की क्षमता से मजबूत होते हैं। मनुष्य के जीवन में रिश्तों का स्थान बहुत गहरा है। हमारी खुशियां, हमारी यादें और हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अनुभव अक्सर लोगों से जुड़े होते हैं। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि सबसे अधिक खुशी देने वाले रिश्ते कभी कभी सबसे अधिक चुनौतियां भी देते हैं। क्यों? क्योंकि जहां जुड़ाव होता है वहां अपेक्षाएं भी होती है, जहां प्रेम होता है वहां डर भी होता है, जहां अपनापन होता है वहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स की संभावना भी होती है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए केवल प्रेम पर्याप्त नहीं है, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और इमोशनल मैच्योरिटी भी आवश्यक है। हर व्यक्ति प्रेम को अलग तरीके से महसूस करता है। एक बड़ी गलती यह है कि हम प्रेम को केवल अपने तरीके से समझते हैं। कुछ लोगों के लिए प्रेम का अर्थ है समय देना, बातचीत करना, साथ रहना। कुछ लोगों के लिए प्रेम का अर्थ है मदद करना, जिम्मेदारी निभाना, कठिन समय में साथ खड़ा रहना। कई बार समस्या प्रेम की कमी नहीं होती, समस्या यह होती है कि दो लोग प्रेम दिखाने के अलग अलग तरीके रखते हैं। एक व्यक्ति सोचता है मैं इतना कुछ करता हूं फिर भी उसे समझ क्यों नहीं आता, और दूसरा सोचता है वो मेरे साथ है लेकिन मेरी बात सुनता क्यों नहीं। रिश्तों में समझ की शुरुआत तब होती है जब हम पूछना सीखते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेम का अर्थ क्या है। हम चाहते हैं कि हमारे अपने लोग हमें समझें, हमारा ध्यान रखें और हमारे साथ खड़े रहें। लेकिन जब अपेक्षाएं बिना संवाद के बढ़ती जाती हैं तो निराशा जन्म लेने लगती है। कई बार हम चाहते हैं कि सामने वाला बिना बताए हमारी भावनाएं समझ जाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमारे मन को पढ़ नहीं सकता। स्वस्थ रिश्तों में लोग अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सीखते हैं। तुम कभी मेरी परवाह नहीं करते, इसकी जगह मुझे अच्छा लगेगा अगर हम थोड़ा अधिक समय साथ बिता सकें। इस तरह संवाद आरोप से सहयोग की ओर बढ़ता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, लेकिन सुनना केवल शब्द सुनना नहीं है, बिना तुरंत निर्णय दिए ध्यान देना, सामने वाले की भावना को समझना, उसकी बात को महत्व देना। कई बार किसी व्यक्ति को सलाह की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल यह महसूस करना होता है कि कोई उसके साथ है। जहां सम्मान नहीं होता वहां प्रेम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। सम्मान का अर्थ केवल बड़े शब्द बोलना नहीं है। सम्मान दिखाई देता है बातचीत के तरीके में, दूसरे की सीमाओं को स्वीकार करने में, डिसएग्रीमेंट के समय व्यवहार में। किसी रिश्ते की असली गुणवत्ता तब दिखाई देती है जब दोनों लोग एक दूसरे से अलग सोचते हैं। सहमति आसान है, सम्मान के साथ असहमति रखना परिपक्वता है। विश्वास कैसे बनता है? विश्वास बड़े वादों से नहीं, छोटी छोटी आदतों से बनता है, जैसे सच बोलना, समय पर साथ देना, वादे निभाना, मुश्किल समय में गायब न होना। विश्वास धीरे धीरे बनता है, लेकिन टूटने में एक क्षण लग सकता है। इसलिए रिश्तों में भरोसे को एक जिम्मेदारी की तरह संभालना चाहिए। हर लड़ाई जीतना आवश्यक नहीं है। कई रिश्ते इसलिए कमजोर हो जाते हैं क्योंकि लोग हर बातचीत को प्रतियोगिता बना देते हैं। वे सोचते हैं मुझे साबित करना है कि मैं सही हूं। लेकिन रिश्तों में हमेशा सही होना और रिश्ते को मजबूत रखना दो अलग बातें हैं। कभी कभी एक कदम पीछे हटना हार नहीं होती, वो रिश्ते को महत्व देना होता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछिए, क्या मैं समस्या हल करना चाहता हूं या केवल अपनी बात सही साबित करना चाहता हूं? एक बुजुर्ग दंपति से किसी ने पूछा, आप इतने वर्षों से साथ कैसे हैं?
बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, हम दोनों ने कभी ये नहीं सोचा कि गलती हमेशा किसकी है। हमने ये सोचा कि समस्या को ठीक कैसे करना है। फिर उन्होंने कहा, रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब दो लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि समस्या के खिलाफ खड़े होते हैं। रिश्तों में सीमाएं भी आवश्यक है। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि हम अपनी पहचान खो दें। स्वस्थ रिश्तों में दोनों व्यक्तियों की भावनाओं, समय और व्यक्तिगत स्थान का सम्मान होता है। सीमाएं रिश्तों को दूर नहीं करती, सही सीमाएं रिश्तों को अधिक सुरक्षित बनाती है। आज किसी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए ये 3 काम कीजिए। उसकी कोई एक अच्छी बात दिल से स्वीकार कीजिए। उसकी बात बिना बीच में टोके सुनिए। कोई पुरानी छोटी नाराजगी छोड़ने का प्रयास कीजिए। छोटे बदलाव अक्सर बड़े रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। अच्छे रिश्ते केवल अच्छे समय में नहीं बनते, वे बनते हैं कठिन बातचीत में, गलतफहमी के बाद समझ पैदा करने में, सम्मान बनाए रखने में और एक दूसरे को बदलने के बजाय समझने में। रिश्तों की सबसे बड़ी कला यही है, किसी व्यक्ति को केवल अपनी अपेक्षाओं से नहीं बल्कि उसकी पूरी मानवता के साथ देखना। अगले अध्याय में हम जानेंगे अचीवमेंट्स मिलने के बाद इंसान का व्यवहार क्यों बदलता है। अध्याय 11, शक्ति, सफलता और अहंकार। उपलब्धियां मिलने के बाद इंसान का व्यवहार क्यों बदलता है। सफलता इंसान को बदलती नहीं है बल्कि कई बार उसके अंदर छिपी हुई प्रवृत्तियों को सामने ले आती है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत बहुत साधारण परिस्थितियों से करता है। वो हार्ड वर्क करता है, फेलियर से सीखता है, दूसरों की मदद लेता है, हर अपॉर्चुनिटी के लिए आभारी रहता है। फिर धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगती है। उसके पास अधिक पैसा आता है, लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, उसकी राय को महत्व मिलने लगता है। कुछ समय बाद उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगता है। वो दूसरों की बातें कम सुनता है, उसे अपनी सोच सबसे सही लगने लगती है। वो भूलने लगता है कि वो यहां तक कैसे पहुंचा। ये बदलाव क्यों आता है? क्योंकि पावर और सक्सेस केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलती, वे हमारे मन की परीक्षा भी लेती है। शक्ति का अर्थ केवल पद या पैसा नहीं है। शक्ति कई रूपों में आती है। ज्ञान की शक्ति, पद की शक्ति, आर्थिक शक्ति, सामाजिक प्रभाव, अनुभव की शक्ति। जब किसी व्यक्ति के पास शक्ति आती है तो उसके पास निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन इसके साथ एक खतरा भी आता है। व्यक्ति धीरे धीरे ये मानने लग सकता है कि उसकी सोच ही अंतिम सत्य है। वो दूसरों की कठिनाइयों को समझना कम कर सकता है। यहीं से अहंकार का जन्म हो सकता है। अहंकार हमेशा बड़े घमंड के रूप में दिखाई नहीं देता। कई बार ये छोटे छोटे व्यवहारों में छिपा होता है, जैसे मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं, मैं जो कर रहा हूं वही सही है, मेरे बिना ये काम नहीं हो सकता। समस्या आत्मविश्वास में नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहता है मैं ये कर सकता हूं, अहंकार कहता है केवल मैं ही ये कर सकता हूं। इन दोनों के बीच अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति असफल होता है तो वो सीखने के लिए मजबूर होता है। वो प्रश्न पूछता है, वो अपनी गलतियां देखता है, वो नए तरीके खोजता है। लेकिन सफलता के बाद कई लोग ये मान लेते हैं कि अब उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं है। यही विकास रुक सकता है। सच्चे सफल लोग हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं। वे जानते हैं कि हर व्यक्ति से कुछ सीखा जा सकता है। एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जिसके पास केवल अधिकार हो। एक अच्छा लीडर वो होता है जो लोगों को समझता है। यदि किसी व्यक्ति के पास शक्ति है तो उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। उसे ये समझना चाहिए कि उसके निर्णय दूसरों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। एक कठोर निर्णय भी सम्मान के साथ लिया जा सकता है। एक मजबूत नेता लोगों को छोटा महसूस कराकर नहीं बल्कि उन्हें बेहतर बनाकर आगे बढ़ाता है। कई बार सफलता मिलने के बाद व्यक्ति के आसपास के लोग बदल जाते हैं। कुछ लोग केवल लाभ के लिए जुड़ते हैं, कुछ लोग पुराने संबंधों को बनाए रखते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौन उसके साथ उसके व्यक्तित्व के कारण है और कौन उसकी उपलब्धियों के कारण। साथ ही खुद को भी ये याद रखना चाहिए
कि सफलता मिलने के बाद पुराने लोगों और पुराने मूल्यों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वही अनुभव हमें वहां तक लेकर आए होते हैं। एक राजा के पास बहुत बड़ी शक्ति थी। उसके दरबार में सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति आया और राजा से बोला, महाराज, क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो सकती है? राजा ने पूछा, क्या? वृद्ध ने उत्तर दिया, जब आपके आसपास हर व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे, तब आपको अपनी गलतियां सुनाई देना बंद हो सकती है। राजा ने उस दिन से एक नियम बनाया कि उसके पास कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो उसे सच बता सके, क्योंकि उसे समझ आ गया था प्रशंसा मन को अच्छा लगती है, लेकिन सत्य व्यक्ति को बेहतर बनाता है। विनम्रता का अर्थ खुद को छोटा समझना नहीं है। विनम्रता का अर्थ है, मैं सक्षम हूं, लेकिन मुझे अभी भी सीखना है। विनम्र व्यक्ति अपनी सफलता का आनंद लेता है, लेकिन उसे अपनी पहचान का एकमात्र आधार नहीं बनाता। वो जानता है कि परिस्थितियां बदल सकती है, इसलिए वो लोगों का सम्मान बनाए रखता है। सफलता के साथ संतुलन बनाए रखने के 5 नियम। पहला नियम, हमेशा कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। दूसरा नियम, ऐसे लोगों के साथ रहें जो सच बोल सके। केवल प्रशंसा करने वाले लोग विकास रोक सकते हैं। तीसरा नियम, अपनी पुरानी यात्रा याद रखें, यह आपको जमीन से जुड़ा रखती है। चौथा नियम, दूसरों की सफलता का सम्मान करें। दूसरों को ऊपर उठाना भी नेतृत्व है। पांचवा नियम, अपनी गलतियों को स्वीकार करें। गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, मैच्योरिटी है। आज खुद से 3 प्रश्न पूछिए। क्या सफलता मिलने के बाद मेरे व्यवहार में कोई बदलाव आया है? क्या मैं दूसरों की राय सच में सुनता हूं? क्या मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो मुझे ईमानदार प्रतिक्रिया दे सकते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी सोच को बेहतर समझने में मदद करेंगे। शक्ति और सफलता जीवन की उपलब्धियां हैं, लेकिन वे चरित्र की परीक्षा भी है। सच्ची महानता केवल ऊपर पहुंचने में नहीं है। सच्ची महानता यह है कि ऊपर पहुंचने के बाद भी इंसान अपनी ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी और सीखने की इच्छा बनाए रखे, क्योंकि सफलता आपको पहचान दिला सकती है, लेकिन आपका व्यवहार ही तय करता है कि लोग आपको कितना सम्मान देंगे। अगले अध्याय में हम जानेंगे ईर्ष्या, डर, असुरक्षा और भावनात्मक कमजोरियों को समझने की कला। अध्याय 12, अपने अंदर छिपे डार्क साइड को पहचानना। ईर्ष्या, डर, असुरक्षा और छिपी हुई भावनाओं को समझने की कला। जिस व्यक्ति को हम सबसे कम समझते हैं, वो अक्सर खुद हम होते हैं। हम दूसरों के व्यवहार को बहुत आसानी से देखते हैं। हम पहचान लेते हैं कि कौन क्रोधित है, कौन ईर्ष्या करता है, कौन असुरक्षित है, कौन अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब बात खुद की आती है तो हमारी दृष्टि धुंधली हो जाती है। हम अपने अच्छे गुणों को देखना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना कठिन लगता है। यही मानव स्वभाव है। हर व्यक्ति के अंदर प्रकाश और अंधकार दोनों मौजूद होते हैं। प्रकाश में हमारी दया, प्रेम, साहस और सकारात्मक सोच होती है। डार्क साइड में हमारी ईर्ष्या, डर, अहंकार, असुरक्षा और छिपी हुई इच्छाएं होती है। मैच्योर व्यक्ति वो नहीं है जिसमें कोई कमजोरी नहीं होती। मैच्योर व्यक्ति वह है जो अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें नियंत्रित करना सीखता है। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जिसे स्वीकार करना कठिन होता है। बहुत कम लोग खुले रूप से कहते हैं, मुझे इस व्यक्ति से जलन हो रही है, लेकिन अंदर कहीं ये इमोशन पैदा हो सकती है। जब कोई हमसे आगे बढ़ता है तो हमारा मन कंपेयर करने लगता है। उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? उसे सफलता इतनी जल्दी कैसे मिल गई? प्रॉब्लम ईर्ष्या महसूस करने में नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ईर्ष्या हमें नकारात्मक कार्यों की ओर ले जाती है। एक समझदार व्यक्ति ईर्ष्या को संकेत की तरह उपयोग करता है। वो खुद से पूछता है, इस व्यक्ति की कौन सी बात मुझे प्रभावित कर रही है? क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं? कई बार ईर्ष्या हमें यह बताती है कि हमारे भीतर कौन सी इच्छा छिपी हुई है। डर केवल खतरे से संबंधित नहीं होता। कई बार डर
हमारे सपनों को भी रोकता है। फेल होने का डर हो सकता है, लोगों की राय का डर हो सकता है, बदलाव का डर हो सकता है, रिजेक्ट किए जाने का डर हो सकता है। कई लोग अपनी क्षमता से कम जीवन इसलिए जीते हैं क्योंकि वे प्रयास करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन साहस का अर्थ डर का समाप्त हो जाना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही कदम उठाना। असुरक्षा तब पैदा होती है जब व्यक्ति अपनी कीमत को बाहरी चीजों से जोड़ देता है, जैसे दूसरों की प्रशंसा, पैसा, पद, दिखावा। जब ये चीजें कम होती है तो आत्मविश्वास भी हिलने लगता है। स्वस्थ आत्मविश्वास इस बात से आता है कि मैं अपनी कमियों के साथ भी मूल्यवान हूं और मैं लगातार बेहतर बन सकता हूं। हर व्यक्ति के अंदर कमियां होती हैं। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग उन्हें छिपाने में ऊर्जा लगाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें सुधारने में। अक्सर हम क्रोध को केवल गुस्से के रूप में देखते हैं, लेकिन कई बार क्रोध के पीछे दूसरी भावनाएं छिपी होती हैं। जब कोई व्यक्ति छोटी बात पर बहुत अधिक प्रतिक्रिया देता है, तो संभव है कि समस्या केवल उस घटना की न हो। शायद कोई पुराना अनुभव या दबा हुआ भाव भी उससे जुड़ा हो। अपने क्रोध को समझना सेल्फ कंट्रोल की शुरुआत है। अहंकार कई बार एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जब व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो बहाने बना सकता है। जब उसे आलोचना मिलती है, तो वो दूसरों को दोष दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए अपनी छवि बचाना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन वास्तविक शक्ति तब आती है जब व्यक्ति कह सके, हां, यहां मुझसे गलती हुई। गलती स्वीकार करने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वो सीखने के लिए तैयार होता है। एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, तुम अपने सबसे बड़े शत्रु को कहां खोजोगे? शिष्य ने कहा, शायद किसी ऐसे व्यक्ति में जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ा शत्रु अक्सर हमारे भीतर छिपा होता है। वो डर जो हमें रोकता है, वो अहंकार जो हमें सीखने नहीं देता, और वो ईर्ष्या जो हमारी शांति छीन लेती है। शिष्य ने पूछा, तो उसे हराया कैसे जाए? गुरु ने कहा, पहले उसे पहचानो। जिसे तुम देख लेते हो, उसे बदलना शुरू कर सकते हो। आत्म जागरूकता के 5 अभ्यास। जब आप परेशान हो तो खुद से पूछें, मैं वास्तव में क्या महसूस कर रहा हूं? कौन सी बातें आपको जल्दी परेशान करती हैं? अपनी यात्रा की तुलना केवल अपने पुराने रूप से करें। प्रतिक्रिया से पहले रुकें। कुछ सेकंड का पॉज कई गलत डिसीजन से बचा सकता है। अपनी गलतियों से सीखें। गलतियां आपकी पहचान नहीं है, वे सीखने के अवसर हैं। आज रात 5 मिनट अकेले बैठिए और लिखिए, मेरी सबसे बड़ी असुरक्षा क्या है? कौन सी भावना मुझे सबसे अधिक नियंत्रित करती है? मैं अपने अंदर कौन सा एक बदलाव लाना चाहता हूं? ईमानदारी से लिखा गया एक उत्तर भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अपने अंदर के अंधेरे पक्ष को पहचानना खुद को दोष देना नहीं है, ये खुद को बेहतर समझने की शुरुआत है। जो व्यक्ति अपनी ईर्ष्या, डर, असुरक्षा और अहंकार को पहचान लेता है, वो धीरे धीरे अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना शुरू कर देता है। क्योंकि वास्तविक विकास तब शुरू होता है जब हम दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझना सीखते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे इमोशंस, हैबिट्स और डिसीजंस पर कंट्रोल कैसे विकसित करें। अध्याय 13, आत्मनियंत्रण की शक्ति। इमोशंस, हैबिट्स और डिसीजंस पर कंट्रोल कैसे विकसित करें। जिस व्यक्ति ने खुद पर नियंत्रण सीख लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली। मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन संघर्ष अक्सर बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर चलने वाली इच्छाओं, भावनाओं और विचारों से होता है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी कई बार हम वो नहीं करते। हम जानते हैं कि क्रोध में बोलना नुकसान पहुंचा सकता है, फिर भी बोल देते हैं। हम जानते हैं कि समय का सही उपयोग करना चाहिए, फिर भी टाल मटोल कर देते हैं। हम जानते हैं कि कुछ आदतें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, फिर भी उन्हें दोहराते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान होना और खुद पर कंट्रोल होना 2 अलग बातें हैं। सेल्फ कंट्रोल वो क्षमता है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं, इच्छाओं
और प्रतिक्रियाओं को समझकर सही दिशा में उपयोग करना सीखता है। हर घटना के बाद हमारे अंदर एक नेचुरल प्रतिक्रिया पैदा होती है। कोई हमें अपमानित करता है, कोई हमारी आलोचना करता है, कोई हमारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता। पहला विचार अक्सर इमोशनल होता है। मुझे जवाब देना चाहिए, मुझे इसे सबक सिखाना चाहिए। लेकिन सेल्फ कंट्रोल हमें एक छोटा सा रुकने का अवसर देता है। यही छोटा सा अंतर बुद्धिमान निर्णय और जल्दबाजी के निर्णय के बीच फर्क पैदा करता है। शांत व्यक्ति वो नहीं होता जिसे कभी गुस्सा नहीं आता। शांत व्यक्ति वो होता है जो गुस्से के समय भी अपने व्यवहार का चुनाव कर सकता है। कई लोग सोचते हैं कि सेल्फ कंट्रोल का अर्थ इमोशंस को खत्म कर देना है, लेकिन इमोशंस इंसान होने का हिस्सा है। दुख महसूस करना गलत नहीं है, गुस्सा आना गलत नहीं है, डर महसूस होना गलत नहीं है। समस्या तब होती है जब इमोशंस हमारी दिशा तय करने लगती है। एक समझदार व्यक्ति अपनी इमोशन को पहचानता है और पूछता है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? इस इमोशन के पीछे कौन सी आवश्यकता या डर छिपा है? जब हम इमोशन को समझ लेते हैं तो उसके गुलाम नहीं रहते। सेल्फ कंट्रोल कोई अचानक आने वाली शक्ति नहीं है। ये रोज की छोटी आदतों से विकसित होता है, जैसे कि समय पर उठना, अपने वादे पूरे करना, अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचना, कठिन काम को टालने के बजाय शुरू करना। हर बार जब आप खुद से किया हुआ छोटा वादा निभाते हैं, आपका मन सीखता है, मैं अपने निर्णयों पर भरोसा कर सकता हूं। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होता है। मनुष्य का मस्तिष्क अक्सर तुरंत मिलने वाले सुख की ओर आकर्षित होता है। आज आराम करना आसान लगता है, आज काम टालना आसान लगता है, आज डिसिप्लिन छोड़ना आसान लगता है। लेकिन भविष्य की सफलता अक्सर आज के छोटे छोटे नियंत्रण से बनती है। एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है क्योंकि वह भविष्य के लक्ष्य को महत्व देता है। एक खिलाड़ी अभ्यास करता है क्योंकि वह तत्काल आराम से अधिक अपनी उपलब्धि को महत्व देता है। सेल्फ कंट्रोल का अर्थ है आज के छोटे डिसीजन से कल के बड़े रिजल्ट बनाना। कई रिश्ते इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि लोग इमोशन के क्षण में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिन्हें बाद में वापस नहीं लिया जा सकता। क्रोध के समय बोले गए शब्द अक्सर समस्या को हल नहीं करते बल्कि बढ़ा देते हैं। इसलिए एक सरल नियम अपनाइए। जब इमोशन बहुत तेज हो तब महत्वपूर्ण निर्णय या बातचीत थोड़ी देर बाद कीजिए। समय कई बार वो स्पष्टता देता है जो इमोशन के क्षण में नहीं मिलती। एक योद्धा अपने गुरु से पूछता है, मेरे अंदर बहुत क्रोध है, मैं इसे कैसे नियंत्रित करूं? गुरु ने कहा, जब क्रोध आए तब अपने हाथ में एक पत्थर पकड़ लेना। कुछ दिनों बाद योद्धा वापस आया। गुरु ने पूछा, क्या हुआ? योद्धा बोला, क्रोध के समय पत्थर पकड़ते ही मुझे याद आता था कि मुझे रुकना है। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुमने पत्थर को नहीं, अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया। आत्मनियंत्रण भी ऐसा ही है। ये बाहरी चीजों से नहीं, अंदर की अवेयरनेस से आता है। सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के 5 तरीके जानते हैं। पहला तरीका, प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा पॉज लें। यहां कुछ सेकंड का रुकना आपकी शक्ति है। दूसरा तरीका, अपने ट्रिगर पहचानें। कौन सी बातें आपको जल्दी परेशान करती हैं? तीसरा तरीका, स्पष्ट लक्ष्य रखें। जिस व्यक्ति को पता है कि उसे कहाँ जाना है, वो छोटे आकर्षणों से आसानी से विचलित नहीं होता। चौथा तरीका, वातावरण को नियंत्रित करें। अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो अपने आसपास का माहौल भी सही रखें। पांचवा तरीका, खुद के प्रति ईमानदार रहें। अपनी कमजोरी स्वीकार करना सुधार की पहली सीढ़ी है। आज एक छोटी आदत चुनिए जिसे आप नियंत्रित करना चाहते हैं, जैसे अनावश्यक मोबाइल यूज करना, गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देना, काम टालना, नेगेटिव थिंकिंग करना। सिर्फ एक दिन के लिए उस पर ध्यान दीजिए। लक्ष्य परफेक्शन नहीं है, लक्ष्य अवेयरनेस है। सेल्फ कंट्रोल जीवन की वो शक्ति है जो हमें परिस्थितियों का शिकार बनने से बचाती है। हम हर घटना को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम हर व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया, अपने निर्णय और अपने व्यवहार को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। जिस व्यक्ति का कंट्रोल खुद पर होता है
वो बाहरी परिस्थितियों के बीच भी संतुलित रह सकता है, क्योंकि वास्तविक स्वतंत्रता वही है जब हमारा मन हमारा मार्गदर्शन करे, हमारी कमजोरियां नहीं। अध्याय 14, महान व्यक्तियों से सीख। दूरदर्शिता, डिसिप्लिन और सोच की शक्ति। महान लोग केवल बड़े कार्य नहीं करते, वे बड़े तरीके से सोचते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक लोग हुए जिन्होंने अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर दुनिया पर प्रभाव डाला। उनके पास हमेशा सबसे अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, उनके सामने भी कठिनाइयां थी। उन्हें भी असफलता, आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ा। फिर भी कुछ ऐसा था जिसने उन्हें अलग बनाया। उनकी सोच, उनका डिसिप्लिन और सीखने की उनकी इच्छा। महान व्यक्तियों को समझने का उद्देश्य उनकी नकल करना नहीं है। उद्देश्य ये समझना है कि उनके अंदर कौन सी आदतें और विचार थे जिन्हें हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। महान व्यक्ति केवल ये नहीं सोचते कि उन्हें क्या चाहिए, वे ये भी जानते हैं कि क्यों चाहिए। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो कठिन समय में भी व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। जिस व्यक्ति को अपने लक्ष्य का अर्थ पता होता है वो छोटी परेशानियों से जल्दी हार नहीं मानता। उद्देश्य जीवन को दिशा देता है। बिना उद्देश्य के मेहनत भी कई बार भ्रम पैदा कर सकती है। महान लोगों की एक सामान्य विशेषता होती है, वे खुद को कभी पूर्ण नहीं मानते। वे प्रश्न पूछते हैं, वे नए विचारों को सुनते हैं, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, ज्ञान अनुभवों, लोगों और परिस्थितियों से भी आता है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास धीरे धीरे रुकने लगता है। सामान्य व्यक्ति असफलता को अंत समझ सकता है, लेकिन महान व्यक्ति उसे प्रतिक्रिया, फीडबैक की तरह देखते हैं। असफलता उन्हें बताती है क्या काम नहीं किया, कहां सुधार की आवश्यकता है, अगला कदम क्या होना चाहिए। फेलियर दर्द दे सकती है, लेकिन सही अप्रोच के साथ वही अनुभव भविष्य की सक्सेस की फाउंडेशन बन सकता है। बहुत लोग सक्सेस को इंस्पिरेशन से जोड़ते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन हमेशा स्थायी नहीं रहती। कुछ दिन उत्साह होता है, कुछ दिन नहीं। यही डिसिप्लिन की भूमिका आती है। डिसिप्लिन का अर्थ है जब मन करे तब भी काम करना, और जब मन न करे तब भी आवश्यक काम करना। महान लोग केवल अच्छे दिनों में प्रयास नहीं करते, वे लगातार छोटे कदम उठाते रहते हैं। हर व्यक्ति के पास दिन में समान समय होता है। अंतर इस बात से पैदा होता है कि कौन व्यक्ति उस समय का उपयोग कैसे करता है। महान लोग अपना ध्यान उन कार्यों पर लगाते हैं जो लंबे समय में बड़ा प्रभाव पैदा करते हैं। वे जानते हैं कि हर अवसर महत्वपूर्ण नहीं होता, इसलिए वे प्रायोरिटीज तय करना सीखते हैं। सच्चा नेतृत्व केवल आदेश देना नहीं है, ये लोगों को इंस्पायर्ड करना है। महान नेता जानते हैं कि सक्सेस अकेले नहीं मिलती, वे दूसरों के योगदान को स्वीकार करते हैं। वे टीम की ताकत को समझते हैं। वे लोगों को केवल संसाधन नहीं बल्कि इंसान के रूप में देखते हैं। एक युवा व्यक्ति ने एक सफल उद्यमी से पूछा, आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उद्यमी ने कहा, मैंने हमेशा 3 बातें याद रखी। पहली, मैं हर व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूं। दूसरी, मैं अपनी गलतियों से भागूंगा नहीं। तीसरी, मैं छोटे सुधारों को कभी छोटा नहीं समझूंगा। युवा ने पूछा, क्या यही सक्सेस के लिए पर्याप्त है? उद्यमी मुस्कुराया और बोला, यह शुरुआत के लिए पर्याप्त है। सफलता एक दिन का परिणाम नहीं बल्कि रोज के निर्णयों का परिणाम है। महान सोच विकसित करने के 5 नियम। पहला नियम, समस्या में अवसर खोजें। हर चुनौती कुछ सिखाने आती है। दूसरा नियम, लंबी अवधि के बारे में सोचें। तुरंत लाभ हमेशा सबसे अच्छा निर्णय नहीं होता। तीसरा नियम, अच्छे लोगों से सीखें। आपका वातावरण आपकी सोच को प्रभावित करता है। चौथा नियम, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। विकास वही शुरू होता है जहां बहाने समाप्त होते हैं। 5वां नियम, लगातार सुधार करते रहें। छोटे सुधार समय के साथ बड़ा परिवर्तन लाते हैं। आज किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसे आप महान मानते हैं। अपने आप से पूछिए, उसकी कौन सी आदत मुझे प्रेरित करती है? मैं उसकी कौन सी अच्छी आदत अपने जीवन में ला सकता हूं? मेरा अगला छोटा सुधार क्या होगा?
याद रखिए, महानता अचानक नहीं आती, वो छोटे छोटे सही निर्णयों से बनती है। महान व्यक्ति अलग परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अलग सोच और आदतों से पहचाने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है सीखने की इच्छा, अनुशासन, स्पष्ट उद्देश्य, असफलता से सीखने की क्षमता और दूसरों के प्रति सम्मान। हर व्यक्ति के अंदर बेहतर बनने की क्षमता होती है। प्रश्न केवल इतना है, क्या हम अपने विकास के लिए रोज एक छोटा कदम उठाने को तैयार हैं? अगले और अंतिम अध्याय में हम जानेंगे खुद को समझना, दूसरों को समझना और बेहतर जीवन जीने की कला। अध्याय 15, जीवन के अंतिम नियम। खुद को समझना, दूसरों को समझना और बेहतर जीवन जीने की कला। जीवन को बदलने के लिए हमेशा बड़ी घटनाओं की आवश्यकता नहीं होती। कई बार छोटी छोटी समझ ही पूरी दिशा बदल देती है। हम जीवन भर बहुत कुछ सीखते हैं। हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, सफलता पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सबके बीच एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अक्सर पीछे रह जाता है, हम खुद। मानव व्यवहार को समझने की यात्रा का अंतिम उद्देश्य केवल दूसरों को पहचानना नहीं है। इसका उद्देश्य है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को बेहतर बनाना। क्योंकि जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं, तभी हम दुनिया को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। 1. खुद को जानना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त करना आसान हो सकता है, लेकिन खुद के बारे में ईमानदार होना कठिन है। हमें यह समझना होता है, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरियां क्या है, कौन सी भावनाएं मुझे नियंत्रित करती हैं, कौन सी आदतें मुझे आगे बढ़ाती हैं, कौन सी सोच मुझे रोकती है। जो व्यक्ति खुद को समझता है, वो दूसरों के व्यवहार से आसानी से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे अपनी पहचान दूसरों की राय से नहीं, बल्कि अपनी समझ से मिलती है। 2. लोगों को बदलने की कोशिश कम करें, समझने की कोशिश अधिक करें। जीवन में सबसे बड़ी निराशाओं में से एक है दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार बदलने की कोशिश करना। हर व्यक्ति का अपना अनुभव, सोच और जीवन सफर होता है। हम किसी को मजबूर करके नहीं बदल सकते, लेकिन हम बेहतर संवाद कर सकते हैं, अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं और अपने व्यवहार को बेहतर बना सकते हैं। समझ अक्सर वो रास्ता खोलती है जहां दबाव असफल हो जाता है। 3. भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मजबूत व्यक्ति वह है जो भावनाएं महसूस नहीं करता, लेकिन वास्तविक शक्ति भावनाहीन बनने में नहीं है। वास्तविक शक्ति है भावनाओं को समझना और सही दिशा देना। गुस्सा हमें बता सकता है कि कोई सीमा पार हुई है। डर बता सकता है कि कोई चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दुख बता सकता है कि हमें किसी चीज की आवश्यकता है। इमोशंस संदेश देती है। समझदार व्यक्ति संदेश सुनता है, लेकिन निर्णय सोच समझ कर लेता है। 4. रिश्तों को महत्व दीजिए। अंत में जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें अक्सर चीजें नहीं होती। वे होते हैं वे लोग जिनके साथ हमने समय बिताया, वे क्षण जिन्हें हमने महसूस किया, वे संबंध जिनमें हमने प्रेम और विश्वास बनाया। सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसी सफलता जिसका आनंद बांटने वाला कोई न हो अधूरी लग सकती है। इसलिए जीवन में उपलब्धियों के साथ संबंधों को भी समय देना आवश्यक है। 5. सीखना कभी बंद मत कीजिए। दुनिया लगातार बदल रही है। नई परिस्थितियां आएंगी, नई चुनौतियां आएंगी। जो व्यक्ति सीखना जारी रखता है, वो परिस्थितियों के साथ विकसित होता रहता है। सीखने का अर्थ केवल नई जानकारी प्राप्त करना नहीं है। सीखने का अर्थ है अपनी सोच को बेहतर बनाना, अपने व्यवहार को सुधारना, अपनी गलतियों से आगे बढ़ना। 6. अपनी कहानी खुद लिखिए। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है। कुछ अनुभव हमें तोड़ते हैं, कुछ हमें मजबूत बनाते हैं। अंतर इस बात से आता है कि हम उन अनुभवों को कैसे देखते हैं। क्या हम खुद को परिस्थितियों का शिकार मानते हैं, या क्या हम उन्हें सीखने का अवसर मानते हैं? हम हमेशा ये तय नहीं कर सकते कि जीवन में क्या होगा, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि हम उसका सामना कैसे करेंगे।
एक यात्री ने एक ज्ञानी व्यक्ति से पूछा, जीवन में खुश और सफल रहने का सबसे बड़ा नियम क्या है? ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, 3 बातें याद रखो। पहली, अपने मन को समझो क्योंकि वही तुम्हारे निर्णय बनाता है। दूसरी, लोगों को समझो क्योंकि जीवन संबंधों से बनता है। तीसरी, समय को समझो क्योंकि जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता। यात्री ने पूछा, क्या यही पूरा ज्ञान है? ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, नहीं, लेकिन अगर तुम इन 3 बातों को सच में जीना सीख गए तो बाकी ज्ञान खुद मिलने लगेगा। जीवन के अंतिम नियम। प्रतिक्रिया से पहले सोचे। हर इमोशन पर तुरंत कार्य करना आवश्यक नहीं है। खुद के प्रति ईमानदार रहें। सच्चा विकास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। लोगों का सम्मान करें। हर व्यक्ति अपनी एक कहानी लेकर चलता है। सीखते रहें। रुकना अक्सर पीछे जाना होता है। वर्तमान को महत्व दें। जीवन केवल भविष्य की तैयारी नहीं है, वर्तमान का अनुभव भी है। कुछ समय अकेले बैठकर खुद से पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? कौन सी आदत मुझे बदलनी चाहिए? कौन सा रिश्ता मुझे अधिक महत्व देना चाहिए? आज मैं कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं? याद रखिए, बड़ा परिवर्तन हमेशा छोटे निर्णयों से शुरू होता है। मानव व्यवहार को समझना केवल दूसरों को पढ़ने की कला नहीं है, यह खुद को बेहतर बनाने की यात्रा है। जब हम अपने डर को समझते हैं, अपनी भावनाओं को संभालते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं और सीखना जारी रखते हैं, तब जीवन अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनने लगता है। सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता यही है, दुनिया को समझने से पहले खुद को समझना और खुद को समझने के बाद दुनिया के साथ बेहतर तरीके से जुड़ना। यही बेहतर जीवन जीने की कला है। तो दोस्तों, आज की इस विशेष यात्रा में हमने जाना कि मानव व्यवहार को समझना केवल दूसरों को पहचानने की कला नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया है। हमने सीखा कि भावनाओं को कैसे समझें, कठिन परिस्थितियों में कैसे संतुलित रहें, रिश्तों को कैसे मजबूत बनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव कैसे लाएं। याद रखिए, हर इंसान एक कहानी लेकर चलता है। हर व्यवहार के पीछे कोई कारण होता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक, व्यक्तित्व विकास, मानव मनोविज्ञान और जीवन को बेहतर बनाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और अधिक उपयोगी कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपको इस ऑडियो बुक से सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या मिली? तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।